हेलो डियर कैंडिडेट्स। मंथन परिवार के पीसीएस मंथन परिवार के यूट्यूब चैनल एवं एप्लीकेशन आप जानते हैं एग्जाम एक्सप्रेस, आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमारी 90 दिनों की और 90 टेस्ट की एक अनवरत श्रृंखला चल रही है, जिसका हम व्याख्या और स्पष्टीकरण लेके आते हैं ताकि आप हमसे इंटरेक्ट हो सकें और उससे लाभ उठा सकें। तो आज का हमारा टेस्ट नंबर जो है वो कौन सा है? 42 ऑफ 90 है, ठीक। और हम चल रहे हैं जिस खंड पर, उस खंड का नाम है प्राचीन भारत। और प्राचीन भारत के इतिहास की यदि बात करें, प्राचीन भारत का इतिहास चल रहा है और इतिहास के एक खंड की बात करें तो आज हमारा टेस्ट नंबर जो है वो 6 है और ये अंतिम है। यानी कि प्राचीन भारत से आपको कुल 6 टेस्ट हैं और ये अंतिम वाला है जिस पर आज हम चर्चा करने वाले। चलिए तो बगैर वक्त गंवाए चलिए आगे देखते हैं। टेस्ट नंबर 1, आज का टेस्ट जो हमारा साउथ इंडिया यानी कि प्राचीन भारत में आप देखेंगे तो दक्षिण भारत में जो हलचल हो रही थी, जिसमें चोर थे, चेल थे, पांड्य थे, राष्ट्रकूट थे, पल्लव थे, तो इनसे संबंधित जो है हमारा टेस्ट बेस्ड है। आइए, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम ने कराया था। पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि यह मंदिर भगवान शिव और भगवान विष्णु को समर्पित था, दोनों को ही समर्पित था। बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। यानी अगर हम बात करें तो जो बृहदेश्वर मंदिर है तंजौर में है, इसका निर्माण बोल रहे हैं कि राजराज प्रथम के द्वारा कराया गया है और यह मंदिर भगवान शिव और भगवान विष्णु को समर्पित। और क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि कौन से कथन या कौन सा कथन सही है या फिर है। इस पर अगर हम बात करेंगे तो आप देखिए गौर से, जग जाहिर है कि ये बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया और ये मंदिर भगवान विष्णु और शिव को समर्पित है, ठीक। तो इसलिए आंसर होगा हमारा क्या? सी, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट कैसे हो जाते हैं यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब हम जाते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चोल प्रशासन। जैसे आपने मौर्य साम्राज्य को देखा था तो वो कई प्रांत और ग्राम और सूबों में विभक्त है। तो जो प्रांतीय विभाजन है, प्रशासन कैसे होगा ऊपर से नीचे, उसके लिए बोल रहे हैं कि चोल प्रशासन मंडलम, वलनाडु और नायडुओं में विभाजित थे। चोल क्या करते थे? राजस्व में मिली हुई भूमि को वेतन के रूप में देते थे। अभी दिल्ली सल्तनत पे आप आएंगे तब आप पढ़ेंगे इक्ता प्रणाली, यानी कि नकद वेतन न दे करके उन्हें भूमि दे दी जाती थी जिससे वो अपना टैक्स या कर वसूलते थे। तो चोल प्रशासन के बारे में बोला जा रहा है। तो इनमें से कौन से कथन सही नहीं है? प्रश्न पर ध्यान देना, पूछा है कि कौन से कथन सही नहीं है। तो ध्यान देना, ये दोनों ही स्टेटमेंट कैसे हैं? करेक्ट हैं। इसलिए आंसर होगा आपका डी, ना तो 1 और ना ही 2, ठीक। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। इसकी व्याख्या देखें चोल साम्राज्य मंडलों, प्रांतों, मंडल को ही व्याख्या, मंडलम को क्या बोलते थे? प्रांत, प्रांतों में विभाजित था और मंडलम वलनाडुओं और नाडुओं में विभाजित था। जैसे कि सूबा है, सूबा में फिर जिला होगा, तहसील होगी, ग्राम होगा, इस तरीके सिस्टम है। कभी कभी राज परिवार के सदस्यों को ही प्रांतीय शासक नियुक्त कर दिया जाता था। ठीक वैसे ही जैसे मौर्य प्रशासन में देखते थे परिवार के जो पुत्र थे उन्हें राज्यपाल बना दिया गया था विभिन्न राज्यों का। जैसे अशोक क्या था? राज्यपाल था। कहाँ का? उज्जैन का। सुसीम, तक्षशिला, असीम, कश्मीर। अब बोले इनको वेतन के रूप में क्या दें? तो इन अधिकारियों को वेतन के रूप में, राजस्व के रूप में जो भूमि मिलती थी वो भूमि का टुकड़ा दे दिया जाता था कि आप वहां से रेवेन्यू कलेक्ट कीजिए, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट कैसे थे? हमारे करेक्ट थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किसे 5वें वेद की संज्ञा दी जाती है? 4 वेद आपको पता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। लेकिन पूछ रहा है कि एक ऐसा भी दक्षिण भारत का ग्रंथ है जिसे हम क्या बोलते हैं कि वो जो है 5वां वेद बोला जाता है। तो 5वें वेद के रूप में देखें तो तिरुमुराई, तमिल साहित्य, कन्नड़ काव्य और तिकन्ना। क्या हो सकता है जो 5वें वेद की उपमा दी जाए उसे? तो 5वां वेद बोलते हैं तिरुमुराई को। कारण था, आइए देखते हैं, याद रखना ये चीज। 2 संत तो हैं संप्रदाय, अलवार और नयनार, यानी कि शैव भक्त और वैष्णव भक्त, ये 2 हैं। तो अलवार और नयनार जो संत थे इनको द्वारा लिखी गई जो रचनाओं का संकलन है वो क्या कहलाता है? तिरुमुराई, और इसे ही 5वें वेद की संज्ञा दी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, दक्षिण भारत के चोल साम्राज्य के संदर्भ में कुछ बातें कही हैं कि दक्षिण भारत में जो चोल साम्राज्य उसके संदर्भ में कुछ बातें हैं, उन पर आपको विचार करना है। राजेंद्र प्रथम ने बंगाल विजय के उपरांत गंगा कोंड चोल की उपाधि धारण की। राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण श्रीलंका पर विजय प्राप्त की।
चोल साम्राज्य पेन्नार और वेलार नदियों के मध्य में पांड्य राज्य क्षेत्रों पूर्वोत्तर में स्थित था। यानी कि जो स्टेटमेंट है उनको आप गौर से देखें। राजेंद्र प्रथम ने बंगाल को जब विजय प्राप्त की तो कौन सी उपाधि धारण की? गंगेय कोंड चोल। ठीक। दूसरा, राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण श्रीलंका पर विजय प्राप्त की, स्टेटमेंट ये भी। चोल साम्राज्य पेन्नार और वेलार नदियों के मध्य, यानी कि दो नदियां हैं, एक पेन्नार है एक वेलार है, इनके मध्य में बीच में था, और जो पांड्य राज्य था उसके पूर्वोत्तर में स्थित था। और पूछा कौन सा कथन सही है, तो स्टेटमेंट आपका तीसरा भी सही है, दूसरा भी सही है और पहला भी सही है। आंसर की ओर हम जाएंगे किधर? डी, यानी कि 1, 2, 3 सभी करेक्ट हैं। ठीक, आइए देखते हैं। राजेंद्र प्रथम ने बंगाल शासक महिपाल को पराजित किया था, तो महिपाल को याद रखना, इस एक वन लाइन सेंटेंस में भी आ सकता है क्वेश्चन। तो राजेंद्र प्रथम ने बंगाल शासक महिपाल को पराजित कर गंगेकोंड चोल की उपाधि धारण की थी। ठीक है, आगे। चोल साम्राज्य चोल मंडलम, यानी कि तमिलनाडु का जो कोस्टल एरिया है, जैसे केरल के कोस्टल एरिया को हम क्या कहते हैं? केरल तट को मालाबार तट। ठीक वैसे ही आप देखते हैं तो तमिलनाडु का जो तटीय एरिया है बंगाल की खाड़ी से लगा, वो कोरोमंडल कहलाता है। पेन्नार और बेलार नदियों के मध्य पांड्य राज्य के पूर्वोत्तर में अवस्थित था। ठीक, और प्रतापी शासक कौन है? राजेंद्र प्रथम, यानी कि इसको भी याद रखना है, प्रतापी शासक भी आ जाते कई बार। तो राजेंद्र प्रथम जो है वो चोल वंश के सबसे प्रतापी शासक हैं, जिन्होंने संपूर्ण श्रीलंका को, न कि कुछ भाग बल्कि पूरे संपूर्ण श्रीलंका को क्या किया था? विजिट किया था। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन, कुछ बंदरगाह हैं, संगमकालीन कुछ नगर हैं, संगम काल की बात हो रही, तो कुछ नगर हैं और उनकी विशेषता के संदर्भ में बताया तो पोहार, मुजरिश, कोरकाई और उरायूर, यानी कि ये 4 नगर हैं और चारों के लिए क्या क्या बोला गया। तो सबसे पहले देखते हैं हम, विचार कीजिए। तो पोहार, सभी जानते हैं कि पोहार सबसे प्रसिद्ध क्या था? बंदरगाह था। ठीक। उरायूर अगर देखेंगे तो ये एक प्रकार से कॉटन के लिए बहुत प्रसिद्ध था तमिलनाडु में। आज भी देखते हैं तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, कोयम्बटूर, और वहीं पर था क्या? उरायूर। तो सूती वस्त्रों के लिए क्या था? उरायूर प्रसिद्ध था। ठीक, आगे देखते हैं। कोरकाई जो है पांड्यों की तटीय राजधानी थी। ठीक, और जो मुजरिस था ये क्या था? चेर बंदरगाह था। ठीक, और ये जो कोरकाई है ये पांड्यों की राजधानी थी, कैसी? तटीय। अब मिलान करके देख सकते हैं तो ए का कौन सा होगा? ए का 3 है और डी का 4 है। तो ए का 3 डी का 4 हमें जिस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है वो 2, यानी ना तो इसमें दिखाई दे रहा ना इसमें दिखाई दे रहा। अब देखते हैं हम कोरकाई, तो सी का कौन सा होना चाहिए? सी का होना चाहिए 2, तो सी का 2 हमें इसमें मिल रहा है, इसलिए आंसर हमारा क्या होगा? सी होगा। आइए मैचिंग से देख लेते हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मैचिंग से। ठीक, पोहार प्रसिद्ध बंदरगाह, मुजरिश चेर बंदरगाह, कोरकराई पांड्यों की तटीय राजधानी, और उरायूर सूती वस्त्रों के लिए। कई बार एग्जाम में आया है उरायूर। आगे की ओर बढ़ते हैं हम। चोल साम्राज्य के संदर्भ में कुछ विचार हैं और उस पर यह बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से सत्य नहीं है। ठीक, चोलों की राजनीतिक सत्ता केंद्र उरायूर था। उरायूर सूती वस्त्रों या कपड़ों के लिए व्यापार केंद्र के रूप में भी प्रसिद्ध था। यानी कि चोलों की जो सत्ता, राजनीतिक सत्ता का केंद्र है चोलों का, वो क्या है? उरायूर है, और उरायूर हुई सूती वस्त्रों के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो दोनों ही बातें आपकी कैसी हैं? दोनों ही बातें आपकी करेक्ट हैं, इसलिए आंसर होगा ना तो 1 और ना ही 2। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अलवार और नैनार की रचनाओं को कितनी जिल्दों में संकलित किया गया? अभी आपने देखा था जैसे 5वें वेद की संज्ञा दी गई है, तो उसमें क्या है? वो संकलन है बहुत सारी रचनाओं का। तो बोले कुल कितनी रचनाएं हैं जिनका संकलन है? तो उनकी संख्या आप देखेंगे तो 11 है। ठीक है, आंसर बी होगा। तो ये अलवार और नैनार संतों ने तमिल तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में गीतों, भजनों, यानी देखेंगे किसकी रचना की? गीतों भजनों की रचना की है, जिन्हें 11 जिल्दों में संकलित किया गया। क्षेत्रीय भाषाओं के साथ साथ किसमें भी है? तमिल में भी। ठीक है, आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा। चोल शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है, यानी सत्य कौन से हैं। चोल शासकों ने पांड्य और चेरों को पराजित करते हुए
दक्षिण भारत की ओर आरंभिक मध्यकालीन परिस्थितियों पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। बिल्कुल सही बात है। चोलों ने शैलेंद्र शासकों पर सैन्य आक्रमण करके उन्हें कुल क्षेत्र को जीत लिया। यानी कि आप देखते हैं तो स्टेटमेंट ये पहला वाला भी करेक्ट है और स्टेटमेंट दूसरा भी करेक्ट है। और पूछा हमसे कौन से सत्य हैं, तो आंसर होगा हमारा सी। हम सी की ओर जाएंगे क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट कैसे हैं, करेक्ट हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, पूछा है उपयुक्त दोनों ही, इसका स्पष्टीकरण देख लें। उपयुक्त दोनों ही कथन जो है सत्य हैं। अपने पिता राज की विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ाते हुए किसने, राजेंद्र प्रथम ने पांड्य और चेर शासकों पर आक्रमण करा, उन्हें अपने साम्राज्य में मिला लिया। उसने अपनी यह विजय श्रीलंका तक जारी रखी, यानी बोला ना कि दक्षिण में अपना विस्तार किया। आरंभिक मध्यकालीन समय तक अपना प्रभुत्व कायम रखा। चोलों ने अपनी सैन्य कार्रवाई के बल पर दक्षिण पूर्व एशिया के शैलेंद्र शासकों पर आक्रमण किया और उनके कुछ क्षेत्रों को क्या कर लिया, जीत लिया। उनका उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ होने वाले व्यापार पर नियंत्रण, यानी कि जो साउथ ईस्ट एशिया है उस पर उन्होंने आक्रमण क्यों किया था, इसलिए किया था क्योंकि वो चाहते थे कि जो वहाँ पर जो ट्रेड मार्ग है, जो ट्रेड वाला रास्ता है, व्यापार का मार्ग है, उस पर क्या करना चाहते थे, अपना आधिपत्य जमाना चाहते थे। और कहा जाता है कि चोलों ने बंगाल की खाड़ी को एक झील में परिवर्तित कर दिया, इतनी हैवी उनकी नेवी थी। ठीक है, आगे आए। क्वेश्चन नंबर 9 है, चोल साम्राज्य में प्रचलित गिल्ड किससे संबंधित थे। तो गिल्ड देखिए, गिल्ड जो संबंधित थे वो थी व्यापारिक श्रेणियां। ठीक है, ये व्यापारिक श्रेणियां थी। आइए क्वेश्चन नंबर 9, व्यापारियों की, हाँ, चोल साम्राज्य में वाणिज्य खूब फल फूल रहे थे। व्यापारियों की कुछ बड़ी बड़ी श्रेणियां थी जिन्हें गिल्ड कहते थे। मुख्य श्रेणियां मुख्य रूप से जावा और सुमात्रा के साथ व्यापार करने के लिए जाती थी। अभी देखा आपने चोलों के बारे में बताया गया था कि उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया यानी जावा, सुमात्रा, बाली, इंडोनेशिया, यहाँ पर जो है वो क्या किया था, अटैक किए थे और उनके कुछ क्षेत्रों को अपने अंडर कमांड ले लिया था। तो वो यही व्यापारिक जो श्रेणियां थी वो जाती थी कहाँ, जावा और सुमात्रा। क्वेश्चन नंबर 10 है, कथन और कारण दिए हैं। बोला गया है कि चोल शासकों ने मालदीव एवं श्रीलंका को विजित किया क्योंकि चोलों के पास अत्यंत शक्तिशाली सेना थी। अगर आप इसमें क्या करेंगे, क्योंकि जोड़ेंगे, अगर इसमें आप एक वर्ड जोड़ेंगे जिसे हम कहते हैं क्योंकि, तो आप पाएंगे कि ये कथन कारण दोनों ही फिट बैठते हैं। किसको, उन्होंने मालदीव को भी और श्रीलंका को, क्योंकि आपको पता है एशिया का सबसे छोटा देश है मालदीव। कहाँ पर सागर है, हिंद महासागर में स्थित है, और श्रीलंका भी वहीं पे है। अब दोनों ही के लिए अगर आपको उनको क्या करना है, सक्सीड करना है, उन्हें अगर अपने नियंत्रण में लेना है, तो इसके लिए आपको जो सेना चाहिए होगी वो पैदल सेना काम नहीं करेगी, आपको चाहिए नेवी। तो जल सेना इनकी बहुत मजबूत थी। तो क्योंकि लगाते हैं तो आंसर हो जाता है ए, क्योंकि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर जो है वो ए की सही व्याख्या है। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, चोल वंश के संदर्भ में चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी। विजयालय ने तंजौर को जीतकर नरकेसरी की उपाधि ग्रहण की। राजेंद्र द्वितीय ने मदुरै को जीतकर मदुरै कोंड की उपाधि धारण की। और पूछ रहा है कि इनमें से पूछा गया है इनमें से कौन सा सत्य है। तो देखिए ध्यान दीजिए, यहां से ध्यान दें, ये बिल्कुल सही है। साम्राज्य की स्थापना किसने की, विजयालय ने की। विजयालय ने तंजौर को जीतकर नरकेसरी की उपाधि ग्रहण की थी और राजेंद्र द्वितीय ने मदुरै को जीतकर मदुरै कोंड की उपाधि धारण की थी। और पूछ रहा है कि सत्य कौन से हैं। तो देखिए ये स्टेटमेंट गलत है, आपकी केवल स्टेटमेंट कौन सा, पहला सही है, दूसरा सही है, लेकिन ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक, तो 1 और 2 सही है। देखिए, चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी। इसने मुत्यारों को हराकर, किसको हराया था, इसने मुत्यारों को हराकर, ठीक है, और तंजौर पर कब्जा कर लिया, साथ ही नरकेसरी की उपाधि ग्रहण की थी। वहां निशंभु सूदनी यानी दुर्गा देवी मंदिर का निर्माण भी करवाया था। अभी कुछ मंदिर आएंगे किसने किसका निर्माण करवाया, तो ध्यान रखना कि निशंभु सूदनी जो दुर्गा देवी मंदिर का निर्माण है वो किसने कराया, तो आप ध्यान रखेंगे किसने कराया था, विजयालय ने। परांतक प्रथम पांड्य शासक ने मदुरै को जीतकर मदुरै कोंडे की उपाधि जो धारण की है वो किसने की है, परांतक प्रथम ने की है, ना कि राजेंद्र द्वितीय ने। इसलिए तीसरा वाला स्टेटमेंट हमारा क्या हो रहा था, गलत हो रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कदम
राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। मयूर शर्मन ने 18 अश्वमेध यज्ञ कराए और ब्राह्मणों को असंख्य गांव दान में दिए थे। अब देखो, ब्राह्मणों को जो भूमि अनुदान देने का अभी प्रारंभ होता है वो मौर्योत्तर काल से हो जाता है, और खास करके गुप्त साम्राज्य में आते आते आप देखते हैं तो क्या होता है कि ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी जाती है वो कैसी होती है, वो टैक्स फ्री होती है, उन पर कोई भी कर नहीं लगेगा। और यही सबसे बड़ी आगे चल कर के विजय कारण बनेगी किस चीज़ के लिए, जजिया के लिए। ठीक है, क्योंकि राजाओं के पास कुछ है नहीं, ब्राह्मण शक्तिशाली हो गए, उनके पास बहुत सारी भूमि है और वो उस पर टैक्स, तो वो जो नॉन मुस्लिम टैक्स था ब्राह्मणों पर लगाया था वो क्या था, जजिया। अब चीज़ों को अगर असेंबल करेंगे कि कहाँ से वस्तु विनिमय से प्रारंभ हुए हम, फिर पंचमार्क पे आ गए, फिर वेतन के रूप में क्या दी जाने लगी, जमीनें दी जाने लगी, अभी देखते हैं भूमि दान में दी जाने लगी। ठीक, तो कदम्बों ने केरल के बनवासी को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हम देखते हैं तो स्टेटमेंट कौन से सत्य पूछ रहा है, तो ए, दो, तीन, तीनों ही स्टेटमेंट हमारे कैसे हैं, करेक्ट हैं। ठीक, आइए व्याख्या की ओर चलते हैं। कदम्ब राज्य, हाँ सॉरी, तीसरा स्टेटमेंट इसमें जो पूछ रहा था, बनवासी कदम्बों ने केरल नहीं है, यानी कि करेक्ट पूछे हैं तो केवल 1 और 2 होगा, क्योंकि केरल के बनवासी नहीं, बनवासी कहाँ के, कर्नाटक के, तो 1 और 2 कथन सही हैं। आगे आए व्याख्या। ठीक, ये देखिए, कदम्ब राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी, ये बात सही है, और मयूर शर्मन ने 18 अश्वमेध यज्ञ और ब्राह्मणों को असंख्य गांव दान में दिए, यानी कहीं ना कहीं ये सहिष्णु था। कदम्बों ने कर्नाटक के बनवासी को अपनी राजधानी बनाया, यानी कदम्बों की राजधानी जो है वो बनवासी होगी। चोल काल में वेट्टी शब्द का किस लिए प्रयुक्त होता था, तो वेट्टी बताइए क्या होगा, कर जो नगद की राशि में रूप में लिया जाए, यानी क्या कह रहा है, नगद राशि के रूप में कर लिया जाता था, या बोले जबरन श्रम के रूप में लिया जाए, कर जो उत्पादन में हिस्से के रूप में लिया जाए, कर जो स्वेच्छा से दिया जाए। अभी आपने देखा था कि नजराना था और कर था, तो कर नियमित था, नजराना लोगों की इच्छा पर डिपेंड था। ठीक ऐसे ही आप देखते हैं सर देशमुखी और चौथ मराठा साम्राज्य में आएंगे, ऐसे इसमें पूछा हुआ है कि चोल काल में जो वेट्टी था, तो वेट्टी वो था जैसे आपने देखा राजन और पुरोहित का जो संदर्भ आएगा, तो जो मगध साम्राज्य में आप देखते तो 1/6 उत्पादन लिया जाता था, लेकिन कुछ कारीगर थे जैसे सुनार था, लोहार था, बढ़ई थे, दर्जी था, ये क्या करते थे, राजा के लिए एक कुछ दिन निश्चित थे कि महीने में इतने दिन तुम्हें राजा के लिए काम करना होगा फ्री ऑफ कॉस्ट। वैसे ही आप देखें तो क्या था, ये ऐसा कर था जो जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था, यानी बेगार कराई जाती थी। अब देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल शोषण के विरुद्ध जो है 23 और 24, तो क्या था, जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। आइए 14 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहा है चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय, यानी कि दक्षिण भारत में देखें बहुत प्रसिद्ध रहा ये पुलकेशिन द्वितीय, के संदर्भ में कौन सी बात क्या बोल रहा है, असत्य है। यह सत्याश्रय श्री पृथ्वी बल्लभ महाराज की उपाधि के साथ गद्दी पर बैठा। देखिए कितनी, सत्याश्रय श्री पृथ्वी बल्लभ महाराज, देख रहे हैं आप टाइटल, कौन, पुलकेशिन द्वितीय। अगर पूरा नाम देखें तो क्या होगा, सत्याश्रय श्री पृथ्वी बल्लभ महाराज पुलकेशिन द्वितीय जी। ठीक, इसने हर्षवर्धन को पराजित किया नर्मदा नदी के तट पर, बिल्कुल सही है, और किसकी उपाधि धारण की, दक्षिणापथेश्वर, यानी कि जो दक्षिणापथ था उसका ईश्वर हो जाता है ये हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराकर। ठीक, पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव शासक नरसिंह वर्मन को पराजित कर बातापी कोंडा की उपाधि धारण की, किसको पराजित कर, नरसिंह वर्मन को। भाई यही बात आपकी गलत है। ऐहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है, रवि कीर्ति ने लिखा है, इसका दरबारी कवि था, जैसे समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था, हरिशेन, ऐसे ही इसका रवि कीर्ति था, तो ये बात भी सही है। लेकिन पुलकेशिन द्वितीय ने नरसिंह वर्मन को हराकर नहीं, ये उल्टा है, जबकि पुलकेशिन द्वितीय को नरसिंह वर्मन ने हरा करके बातापी कोंडा की उपाधि धारण की है। ठीक है, आइए व्याख्या की ओर चलते हैं हम। तो व्याख्या में देखें, देखो पुलकेशिन द्वितीय सन 611 ईस्वी में सत्याश्रय श्री पृथ्वी बल्लभ महाराज की उपाधि के साथ गद्दी पर बैठता है। इन्होंने 603 ईस्वी के निकट, देखो कब, 603 ईस्वी के निकट नर्मदा तट पर हर्षवर्धन को पराजित किया और दक्षिणापथेश्वर की उपाधि धारण की। पल्लव वंश के शासक यानी कि नरसिंह वर्मन की बात हो रही, ने चालुक्य वंशी चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय को क्या किया था, 642 ईस्वी में पराजित किया, और इसके विजय के उपलक्ष्य में नरसिंह वर्मन ने बातापी कोंडा की उपाधि धारण की, और ऐहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है। बिल्कुल बात सही है। ठीक,
चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा। सूची दी हुई है, एक सूची को दूसरी सूची से मिलाना है, क्योंकि तरह तरह के नाम प्रयोग होते हैं। जैसे आप देखेंगे, आपने गुप्त काल में भी देखे, मौर्योत्तर काल में भी देखे हैं, तो उनमें किसको, किस समुदाय को क्या नाम दिया गया, यानी ब्राह्मण वर्ग को क्या कहते थे, शासक वर्ग था उसे क्या कहते थे, ये जो वैश्य थे उन्हें क्या कहते थे, और जो किसान थे उन्हें क्या कहते थे। तो ध्यान देना आंसर क्या होगा हमारा। तो इसके लिए आप देखेंगे कुछ नहीं था, सीधा सीधा लिखा हुआ है, सुड्डम वर्ग जो ब्राह्मण था, अंडनर वर्ग जो है वो शासक वर्ग था, वेनिगर व्यापारी। ठीक, ये आप जरूर याद रखना, वन लाइन के क्वेश्चन में भी ये कई बार पूछा गया है। वेनिगर कौन थे? ठीक, तो वो क्या थे? व्यापारी थे। और बेलाल जो थे वो क्या थे? वो किसान थे। यानी कि 1 2 3 4 यानी कि पूरा सिस्टम हमारा लगा हुआ है। आप चाहें तो इसकी लिस्ट भी देख सकते हैं, और कहीं ना कहीं चाहें तो आप स्पष्टीकरण भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यानी कि सुड्डम वर्ग ब्राह्मण वर्ग था, अंडनार वर्ग शासक वर्ग था जिसे हम क्षत्रिय वर्ग कहते थे अपने यहाँ, व्यापारियों को वैश्य कहते थे यानी उन्हें वेनिगर कहा जाता था, और किसान जो है कृषक हैं इन्हें हम बेल्लाल वर्ग में शामिल करते हैं। पल्लव वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना क्या है कि कौन सा सत्य नहीं है। किसके बारे में? अभी बात चोलों की चल रही थी, कदम की हो चुकी है, अब हम आए हैं पल्लवों पे। महावंश के अनुसार नरसिंह वर्मन प्रथम ने श्रीलंका विजय की थी। हैंसवांग के अनुसार कांची के लोग उत्साही एवं सत्यवादी विद्वान थे। देखिए, यानी कि 2 स्टेटमेंट दिए। हैंसवांग ने दक्षिण भारत की भी यात्रा की, उसने क्या कहा? कांची यानी पल्लवों की राजधानी थी कांचीपुरम, और क्या बोला कि ये उत्साही भी थे और सत्यवादी और विद्वान भी थे। और पूछा कौन सा सही नहीं है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट कैसे हैं आपके? करेक्ट हैं। इसलिए आंसर की ओर हम जाएंगे कौन सा? ना तो 1 और ना ही 2। आइए देख लीजिए, ससाकुड्डी ताम्रपत्र यानी कि एक अभिलेख है, इससे हमें ज्ञात होगा कौन सा? कशाकुड्डी ताम्रपत्र और महावंश। ठीक, नरसिंह वर्मन की लंका विजय का उल्लेख है। महावंश के 47वें अध्याय के अनुसार लंका का राजकुमार मानवम नरसिंह वर्मन के दरबार में रहता था। उसने राजा बल्लभ को पराजित करने में नरसिंह वर्मन की सहायता की थी। ठीक, और किससे हो रहा है? महावंश दीपवंश, जो 2 महाकाव्य हैं, किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म या जैन धर्म से। ठीक है, तो इसके अलावा देखें, सन 641 ईस्वी में हैंसांग कहाँ गया था? कांची गया था। यानी कि यहाँ पर देखें 641 में हैंसांग यात्रा कर रहा है, कहाँ गई? कांची की। और अपनी यात्रा विवरण के दौरान उसने क्या लिखा है कि कांची के लोग उत्साही भी हैं, सत्यवादी भी हैं और विद्वान भी। इसलिए दोनों ही स्टेटमेंट कैसे थे? करेक्ट थे। आगे बढ़ते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, चोल काल के संदर्भ में कुछ सेंटेंस है, उन पर आपको क्या करना है? विचार करना है। तो चोल काल में किसानों की वस्तुओं को उर कहा जाता था जो कि सिंचित खेती के कारण बहुत समृद्ध हो गई थी। ठीक है, यानी कि क्या बोला गया? किसानों की वस्ती, और किसानों की वस्तियों को क्या बोलेंगे? उर। अच्छा जी। गांवों के समूह को नाडू कहा जाता था, और नाडू न्याय करने और कर वसूलने जैसे प्रशासकीय कार्यों में कार्य करते थे। और पूछा है कि सत्य कौन सा है? तो आप देखिए कि गांव का समूह उर नहीं कहा जाएगा, इसलिए केवल सत्य कौन सा है? 2 है, ना कि ये। इन्हें उर नहीं कहा जाता, इनके लिए एक वर्ड यूज किया जाता था, वो वर्ड ये रहा। देखिए, चोल काल में किसानों की वस्तुओं को उर कहा जाता था जो कि सिंचित खेती के कारण बहुत समृद्ध थीं। इस काल में गांव के समूह को क्या बोलते थे? कुर्रम। यानी कि गांव को तो उर बोल देंगे आप। जो गांव का समूह था, बस्तियों को आप देखें, बस्तियों को तो उर कहा जाता था, और जो गांव का समूह था उसे हम क्या कहते थे? कुर्रम। और नाडू भी था। नाडू न्याय करने और कर वसूलने जैसे प्रशासकीय कार्य करते थे। ठीक, तो दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे करेक्ट होते हैं। एक स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा वाला। आगे देखें, व्यापारियों के संघ को चोल काल में नगरम कहते थे तथा ये शहर के अंदर प्रशासनिक कार्य भी करते थे। चोल काल के स्थानीय सुशासन की जानकारी उत्तर मेरूर अभिलेख से प्राप्त होती है। और पूछा है कि कौन से सही हैं, तो दोनों ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। आगे बढ़ते हैं हम। यानी कि देख लीजिए, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। क्या बोलते थे? नगरम कहते थे, और आंतरिक प्रशासन में भी इनका क्या रहता था? हस्तक्षेप रहता था। ठीक है, और इसकी जानकारी जो हमें मिलती है वो एक अभिलेख है जिसका नाम क्या है? उत्तर मेरूर अभिलेख याद रखेंगे, चोलकालीन है। पूर्व मध्यकालीन सामंतों के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है और उस पर आपको विचार करना। पूर्व मध्यकाल वही संगम काल, सामंत काल भी है। देखिए,
बोला इनकी अपनी सेना होती थी तथा आवश्यकता पड़ने पर ये राजा को सहायता देते थे। बिल्कुल सही बात है। इन्हें कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। जहां शासक दुर्बल होते थे ये स्वतंत्र होने का प्रयास करते थे। बिल्कुल तीनों ही स्टेटमेंट आपके क्या है, करेक्ट है, इसलिए आंसर क्या होगा, डी होगा। ठीक है। पूर्व मध्यकाल में सामंतों को नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, बदले में इनमें से कुछ को भूमि दान दिया जाता था। दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे, जिससे वे सेना तथा घोड़ों का खर्च उठाते थे, और जैसे ही उन्हें अगर समय मिला तो वो तुरंत अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित भी कर देते थे। ठीक, आगे दो स्टेटमेंट है, कथन कारण है। संगम काल में यूरोप में सर्वाधिक व्यापार रोम के साथ होता था। यानी कि संगम काल में सब यूरोप में भी सर्वाधिक व्यापार किसके साथ में, रोम के साथ होता था, क्योंकि प्लानी की पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री में यूरोपीय व्यापार की उन्नति अवस्था बताई गई है। अब कथन और कारण है क्योंकि लगाते हैं तो ये एडजस्ट नहीं करता है। यानी कि स्टेटमेंट दोनों सही हैं पर ये इसकी व्याख्या सही नहीं है, तो हम जाएंगे किधर, बी की ओर, क्योंकि कारण भी सही है और कथन भी सही है, ठीक है, लेकिन व्याख्या नहीं कर पा रहा है, इसलिए हम देखते हैं आंसर हमारा बी होगा। संगम काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संगम प्राचीन भारत में कृष्णा तथा कावेरी नदियों के मध्य तमिलकम प्रदेश तमिल कवियों एवं विद्वानों का मिलन था। प्रोफेसर मेहन ने संगम की तुलना आधुनिक फ्रांसीसी अकादमी से की है। ठीक है, और पूछ क्या रहा है कि कौन से सही नहीं है। ठीक है, तो आप देखें कुल 3 संगम चेर राजाओं के यहां पर आयोजित किए गए, यानी कि स्टेटमेंट ये वाला जैसे बोला गया ये वाला गलत है और तीसरा भी गलत है। जो सही है वो केवल 2 है, इसलिए पूछा कि सही नहीं है, तो नहीं है वो कौन सा है, 1 और 3। चलिए व्याख्या की ओर आते हैं। व्याख्या देखें आप। संगम संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है मिलन। यह प्राचीन भारत में कृष्णा और तुंगभद्रा, कृष्णा और गोदावरी नहीं, कौन सा है, कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के तमिलकम प्रदेश में तमिल कवियों और विद्वानों का मिलन था। कौन सी नदियां, 2, कृष्णा और तुंगभद्रा। इन्हीं के बीच के दोआब को कहते हैं रायचूर का दोआब, जिस पर विजयनगर साम्राज्य भी स्थापित होगा। ठीक, प्रोफेसर मेहन डालने ने इसकी तुलना आधुनिक फ्रांसीसी अकादमी से की है। न केवल यह तमिल कवियों विद्वानों का ही मिलन था, अपितु उत्तर एवं दक्षिण भारत की संस्कृतियों का भी मिलन था। संगम संस्कृति में सुदूर दक्षिण के 3 राजाओं चोल, चेर और पांडवों की संस्कृतियों के अध्ययन किया गया। कुल 3 संगम पांड्य राजाओं के यहां आयोजित हुए, न कि चेर राजाओं के यहां पर, इसलिए वो वाला स्टेटमेंट गलत था। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, 22वां है, देख लीजिए। कह रहा है कि असत्य कथन चुनना है इनमें से, यानी इनमें से एक स्टेटमेंट है वो कैसा है, रॉन्ग है। पांड्य राज्य का उल्लेख सर्वप्रथम मेगास्थनीज ने किया। पांड्य राज्य मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। मेगास्थनीज के अनुसार पांड्य राज्य का शासन एक स्त्री के हाथ में था। प्रथम संगम का आयोजन उत्तरी मदुरा में नक्कीरर की अध्यक्षता में हुआ। कौन सा, प्रथम संगम का। जैसे बौद्ध में देखा आपने क्या हुई, 4 संगतियां आयोजित हुई थी, ऐसी जैन धर्म में 2 संगतियां आयोजित हुई थी, सबसे लास्ट वाली थी तो गुजरात के बल्लभी में थी। ऐसे ही संगम में भी क्या हुई, संगम में भी क्या हुए हैं, उत्तरी मदुरा में जो संगम हुआ था प्रथम संगम, तो प्रथम संगम इनकी अध्यक्षता में नहीं हुआ था, अगस्त की में हुआ था। आंसर होगा आपका डी, क्योंकि यहां पर ये नहीं है, नकीर नहीं है, अगस्त ऋषि हैं। देखिए व्याख्या की ओर आते हैं, ये रहे, यानी कि जबकि प्रथम संगम का आयोजन मदुरा के ऋषि अगस्त्य या अगत्यार की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। द्वितीय संगम का कपाटपुरम अथवा अलवे में अगस्त्य और बाद में इनके शिष्य तोलकप्पियम की अध्यक्षता में हुआ। तृतीय संगम उत्तरी मदुरा में नक्कीरर की अध्यक्षता में हुआ था, यानी वो कह रहे हैं कि प्रथम नक्कीरर नहीं, नक्कीरर की अध्यक्षता में कौन सा हुआ था, तीसरा हुआ था। प्रथम हुआ था किसकी अध्यक्षता में, अगस्त की में। ठीक, आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है। चोल शासक करैकल के संदर्भ में कुछ बातें हैं और उन पर विचार करना है। वेरनी के युद्ध में चोल राजा कराकल ने पांड्य व चेर राजाओं को हराया। शिल्पाधिकरम के अनुसार करिकल ने हिमालय तक भारत की विजय की।
कराईकल चोल ने श्रीलंका भी विजय की, और करिकाल ने कावेरी पत्तनम पुहार नगर की स्थापना की। करिकल ने कावेरी नदी पर 160 किलोमीटर लंबा बांध बनाया। और पूछा कौन सा सही है, तो ध्यान देना ये सभी स्टेटमेंट कैसे हैं, पांचों के पांचों करेक्ट हैं, इसलिए हम डी की ओर जाएंगे। ठीक है, बैणी के युद्ध में कराईकल ने हरा दिया है। चोल राजाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। शासनकाल इसका 190 ईस्वी है। करिकाल का अर्थ है पांव जला व्यक्ति, यानी करिकाल का अर्थ है पांव जला व्यक्ति, इसके नाम का शाब्दिक अर्थ है ये। इसने दो प्रसिद्ध युद्धों को ख्याति अर्जित की थी। पहला होता है कौन सा, वेणी का युद्ध, और दूसरा होता है बाहेपर लंदाई का युद्ध। इस युद्ध में करिकाल ने 9 छोटे शासकों को हराया, और शिलप्पाधिकारम नामक ग्रंथ में करिकाल द्वारा हिमालय तक विजय का चर्चा है। इसने अनेक वैदिक युद्ध भी किए। श्रीलंका विजय, करिकल ने श्रीलंका की विजय की। करिकाल ने पुहार या कावेरी पत्तनम की स्थापना की। अपनी राजधानी उरैयूर से कावेरी पत्तनम स्थानांतरित की। वही जैसे राजधानी राजगिरह थी पटना, उसकी मगध की, बाद में आती है क्या, पाटलिपुत्र। तो ऐसे इसने क्या किया, राजधानी को ट्रांसफर किया था। कहाँ से, यानी उरैयूर थी तो उरैयूर से कहाँ पे लाया, ये कावेरी पत्तनम। इसके अतिरिक्त कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर लंबा बांध का निर्माण करवाया। 12,000 गुलामों को लेकर आया था, कहां से, श्रीलंका से बंदी बनाकर लाया, और उनसे ही क्या किया था, इसने बांध का निर्माण किया था। अपने राज्य की आर्थिक उन्नति के लिए कृषि तथा व्यापार को प्राप्त प्रोत्साहन दिया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए सत्य नहीं है। पांड्य का प्रथम शासक डेनियोन था। तिलैया लंगानम के युद्ध में पांडवों ने चोल एवं चेर शासकों को पराजित किया। सेनगुट्ट वन चेर वंश का पहला शासक था। संगम युग में दास प्रथा का अभाव था। नहीं, सेनगुट्ट चेर वंश का पहला शासक नहीं था। आंसर आपका सी होगा, ये वाला, ये सही नहीं है। ठीक है, और हमसे पूछा था कौन सा सत्य नहीं है, तो सेनगुट्ट चेर वंश का पहला शासक नहीं था। पहला शासक ये रहा आपका, देखिए, उदयन जेरल चेर वंश का पहला शासक था। सेनगुट्ट वन चेर वंश का सबसे प्रतापी शासक है, और चेर राज्य का प्रतीक धनुष तथा इसकी राजधानी बंजी या करियूर थी। चेर राजाओं ने आधुनिक केरल तथा तमिलनाडु के कुछ हिस्से शामिल थे, यानी कि चेर का अगर राज्य क्षेत्र देखें तो आधुनिक तमिलनाडु और केरल का कुछ हिस्सा इनमें शामिल था। आइए, सूची 1 है, सूची 2 है। तो शिलप्पाधिकारम का लेखक कौन है, तो इलंगाओ आदिगल है। ठीक, यानी कि उनको मिलान करें तो इसका लेखक ये हो जाता है। सूलामणि की तोलामोली है, यानी कि ए का कौन सा होगा, 3 होगा, और डी का कौन सा, 1 होगा। तो ए का 3 और डी का 1, तो ए का 3 और डी का 1 हमें यहां से मिल गया, यानी बी। मणि मैखेले किसने लिखा हुआ है, तो वो लिखा है सौतले सत्तारनार ने। ठीक है, और जीवक चिंतामणि जो है वो तिरक्कू देवल। ठीक, तो कुल मिलाकर के आप देखते हैं तो ये इनका सही मिलान है। और लिस्ट को आप देख सकते हैं, सूची लगी हुई है, संगम ग्रंथ हैं और उनके लेखक हैं। कभी इनसे एक सिंगल लाइन का क्वेश्चन भी आ जाता है कि सूलामणि किसने लिखा है, तो सूलामणि को तोलामोली ने लिखा है। आइए अगले क्वेश्चन। मिहिर भोज प्रथम के संदर्भ में कुछ कथन है और उसमें क्या चुनना है, असत्य कौन सा। मिहिर भोज की एक उपाधि प्रभास की भी थी। बराह ताम्रलेख मिहिर भोज का पहला अभिलेख है जो उज्जैन से निर्गमित किया गया है, यानी कि पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। तो पूछा है कौन सा असत्य है, केवल एक असत्य है, सॉरी केवल दूसरा असत्य है, यानी कि ये उज्जैन से निर्गमित नहीं है, ये अन्य जगह से मिलेगा हमें। आइए, ताम्रलेख मिहिर भोज का पहला अभिलेख, वराह ताम्रलेख मिहिर भोज का पहला अभिलेख है जो महोदया नगर और महोदया नगर से निगृहित है। और महोदया नगर संभवतः कहते थे किसको, कन्नौज। आगे आए, राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अमोघ वर्ष कन्नड़ काव्य की प्राचीनतम रचना कवि राजमार्ग का लेखक था। उसने संस्कृत में रत्नमालिका का आलेखन भी किया था। और सत्य कौन से हैं, तो सी है 1 और 2 दोनों ही। अमोघ वर्ष कन्नड़ काव्य की प्राचीनतम रचना कवि राजमार्ग तथा लेखक, उसने संस्कृत में रत्नमालिका का आलेखन किया। अगमोघ वर्ष का मूल नाम सर्वरवा था। उपाधि वीर नारायण, नृपतुंग, अतिशय धवल यानी बहुत ज्यादा उजला, महाराज जासंड। ठीक है, और इसका जन्म नर्मदा नदी के तट पर श्री भवन के रण शिविर में अमोघ वर्ष का जन्म हुआ था, नर्मदा के तट पर। ठीक है, आगे आए,
पाल वंश के संदर्भ में दिया। बंगाल क्षेत्र में गौड़ वंशीय शासक शशांक की मृत्यु के बाद पाल वंश स्थापित हुआ। पाल वंश का संस्थापक धर्मपाल, अरे नहीं भाई, धर्मपाल नहीं है पाल वंश का शासक धर्मपाल नहीं था। पहला वाला स्टेटमेंट सही है। और पूछा हमसे क्या है कि कौन सा चुने, सत्य का चयन करना था। ठीक, तो सत्य को अगर जब आप चयन करेंगे तो कौन सा सही है, केवल एक सही है। ठीक, आइए व्याख्या की ओर चलते हैं। ये रहा, पाल वंश का संस्थापक गोपाल था, जिसका शासनकाल 750 से और 770 ईस्वी तक था। बंगाल में गौड़ वंशी शासक शशांक की मृत्यु के बाद बंगाल में अराजकता और अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तब वहां की जनता ने गोपाल नामक एक व्यक्ति को शासक चुना, जिसने पाल वंश की क्या की थी, स्थापना की थी। किसने चुना था गोपाल को, जनता ने चुना था। ठीक है, आगे आए। जैन धर्म, कुमारपाल के संदर्भ में, जैन धर्म अंगीकार करने के बाद उसने परम अहर्त की उपाधि धारण की। उसने सोमनाथ मंदिर का अंतिम रूप से पुनर्निर्माण करवाया। जैन धर्म अंगीकार करने के बाद उसने परम अहर्त की धारण की। और पूछ रहा है उसने सोमनाथ मंदिर का अंतिम रूप से पुनर्निर्माण भी करवाया। कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो आप देखेंगे सी 1 और 2 दोनों ही सही हैं। आइए, कुमारपाल एक गणिका का पुत्र था। गणिका आप समझते हैं, वैश्या, उसका पुत्र था। प्रसिद्ध जैनाचार्य, यानी कि ये कुमारपाल के संदर्भ में बात हो रही। प्रसिद्ध जैनाचार्य हेमचंद्र के प्रभाव में आकर उसने क्या अपना लिया था, जैन धर्म। उसने पशु हत्या, मदपान तथा द्वितीय कीड़ा को बंद करा दिया। जैन धर्म में दीक्षित होने के बावजूद उसने अपने पारिवारिक देवता शिव के प्रति काफी सम्मान प्रकट किया। जैन धर्म अंगीकार करने के बाद उसने परम अहर्त की उपाधि धारण की। उसने सोमनाथ मंदिर का अंतिम रूप से पुनर्निर्माण भी करवाया। हेमचंद्र के साथ शिव की अर्चना की। ठीक, जयसिंह नामक कवि ने कुमारपाल चरित नामक एक काव्य लिखा, इसका यशोगान किया है। यानी कि आप देखना, जयसिंह ने एक रचना लिखी जिसका नाम है कुमारपाल चरित, जैसे कि बाणभट्ट लिखते हैं हर्ष चरित, ऐसे ही इसमें है। तो स्पष्टीकरण है इसका साफ। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कथन कारण का फिर क्वेश्चन है हमारे समक्ष। और कथन कारण में देखे कहा गया, पाल वंश के अंतिम शासक रामपाल के समय कैवर्त जाति मछुआरों का विद्रोह हुआ था। क्योंकि इस बात की जानकारी संध्याकर नंदीकृत रामपाल चरित, आइए देखिए, पुस्तकें और लेखक बहुत आपको उलझाते हैं। तो संध्याकर नंदी की एक पुस्तक है, क्या नाम है, रामपाल चरित। और बात किसकी हो रही है, रामपाल की। कैवर्त जाति के विद्रोह, मछुआरों के विद्रोह से हुआ था। आंसर यहाँ पे भी बी जाएगा, क्योंकि ये बात बिल्कुल फिट नहीं बैठ रही है। जब बात कोई फिट नहीं बैठती है तब हम उसमें क्या जा रहे हैं, बी की तरफ। यानी कि ए आर सही तो दोनों हैं, लेकिन आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 है, कन्नौज के लिए त्रिपक्षी संघर्ष प्रतिहार राजा वत्सराज और पाल राजा धर्मपाल एवं राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम के समय प्रारंभ हुआ। ध्रुव शासक के समय राष्ट्रकूटों का गौरव पुनः प्राप्त हुआ और इस उपलक्ष्य में इन्होंने अकाल वर्ष की उपाधि धारण की। और पूछ रहा है कथन कौन से असत्य हैं, तो 1 और 2, यानी कि स्टेटमेंट आप देखेंगे ये दोनों ही स्टेटमेंट कैसे हैं, गलत हैं। पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है। हम जाएंगे आंसर सी की ओर, क्योंकि आइए देखते हैं। ध्रुव, हाँ, जो त्रिपक्षीय संघर्ष होता है किसको लेकर, कन्नौज को लेके। तो ध्रुव क्या था, राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था। कन्नौज पर क्या अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर प्रतिहार नरेश, वत्सराज और पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया। इस प्रकार उसने गंगा यमुना द्वाब तक अपना क्या कर लिया, राज्य क्षेत्र का विस्तार कर लेता है। कृष्ण तृतीय ने पुनः अपना गौरव प्राप्त किया। इसने चोलों को हराकर तंजौर पर अधिकार कर लिया। उसके बाद यह युद्ध जीतता हुआ रामेश्वरम तक पहुंच जाता है। इस उपलक्ष्य में उसने अकाल वर्ष, यानी कि आप देखते हैं जो अकाल वर्ष की उपाधि धारण की है वो किसने की है, अकाल वर्ष की कृष्ण तृतीय ने। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो ये सभी जानते हैं कृष्ण प्रथम ने कराया था। ठीक, देखिए एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर राष्ट्रकूट सम्राट कृष्ण प्रथम के शासनकाल के दौरान बनाया गया। यह मंदिर शैलकृत वास्तुकला का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। यह भगवान शिव को समर्पित है। इसे आकार, स्थापत्य और जटिलता, मूर्तिकला उपचार के कारण इसे सबसे प्रभावशाली गुफा मंदिरों में से एक माना जाता है। तो कैलाश का मंदिर कृष्ण प्रथम, और दूसरा
भगवान शिव का जो आवास है वो भी क्या है, पर्वत कैलाश है, तो कैलाश मंदिर किसे समर्पित होना चाहिए, भोले को, तो इसलिए भोले का मंदिर है एलोरा। आइए, पल्लव वंश के विषय में जानकारी हर्षैन की प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। महेंद्र वर्धमान द्वितीय को पल्लव वंश का सबसे महानतम शासक माना जाता है। पल्लव शासक शिक्षा के महान आश्रयदाता थे। महाबलीपुरम शहर की स्थापना नरसिंह वर्मन प्रथम ने की थी। अब आपसे पूछा गया है कि कौन सा कथन असत्य है, तो ध्यान देना, महेंद्र वर्मन द्वितीय को पल्लव वंश का सबसे महान शासक माना जाता है, ये बात गलत है, यानी कि ऑप्शन हमारा यहां पर बी होगा। ठीक, क्यों? क्योंकि नरसिंह वर्मन पल्लव वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था और इसने वातापी को जीतने के उपलक्ष्य में क्या उपाधि धारण की थी, अभी पिछले ही क्वेश्चंस में हमने चर्चा की थी कि वातापी कोंडा की उपाधि किसने धारण की थी, नरसिंह वर्मन ने। किसे हराकर, पुलकेशन द्वितीय, चालुक्य नरेश पुलकेशन द्वितीय को जब नरसिंह वर्मन हराता है तब धारण करता है कौन सी, वातापी कोंडा की उपाधि। क्वेश्चन नंबर हमारा 34, निम्नलिखित में से किस पल्लव शासक के कार्यकाल के दौरान हेन स्वांग ने कांचीपुरम का दौरा किया था, तो वो कौन था, तो वो था आपका नरसिंह वर्मन द्वितीय, नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम जिसे मामल्ला नरसिंह वर्मन के नाम से भी जानते हैं, यानी नरसिंह वर्मन प्रथम जो है, नरसिंह वर्मन प्रथम इसे मामल्ला नरसिंह वर्मन के नाम से भी जाना जाता है। उसके शासनकाल के दौरान चीनी बौद्ध भिक्षु और यात्री हेन स्वांग पल्लवों की राजधानी कांची में गया था, और इसी कांची में जाने के उसने कहा था ना कि कांची के लोग कैसे हैं, सत्यवादी हैं, विद्वान हैं और मेहनती भी हैं। आगे आए, हेन स्वांग के वृतांत उस समय की राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थितियों में बहुमूल अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। ठीक है, तो विदेशी यात्रियों का विवरण है, इसे भी हमें काफी जानकारी मिलती है। आगे आए, क्वेश्चन नंबर 35 है, फिर सूची का मिलान है, किस मंदिर का निर्माण किसने कराया है, तो सबसे पहले देखें नरसिंह वर्मन प्रथम और राजराज प्रथम और परमेश्वर द्वितीय, और बैकुंठ रूपल मंदिर है, विरूपाक्ष मंदिर है, धर्मराज मंदिर है, और कौन सा है, बृहदेश्वर मंदिर। ठीक, तो बृहदेश्वर मंदिर, धर्मराज मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर और बैकुंठ मंदिर, इसका निर्माण की अब बात करें, नरसिंह वर्मन ने बनवाया कौन सा, आप देखें नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया जो है कौन सा, धर्मराज मंदिर, यानी एक का 3 होना चाहिए। आइए डायरेक्ट आपको लिस्ट दिखाते हैं। ठीक, यानी कि सॉरी, तो सबसे पहले हम चलते हैं, इस पर मिलान कर लीजिए। नरसिंह वर्मन बनाते हैं कौन सा, धर्मराज मंदिर। ठीक, तो ए का 3 हो गया, तो ए का 3 हमें केवल एक विकल्प मिल रहा है। बी का 2 हो जाएगा, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनाया कौन सा, विरूपाक्ष मंदिर। दूसरा 3 का 1 है कि परमेश्वर द्वितीय ने बैकुंठ का मंदिर, और राजराज प्रथम ने क्या बनाया है, बृहदेश्वर मंदिर तंजौर का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन कह रहा है, राज सिंह शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो राज सिंह शैली है, बोला इस शैली के अंतर्गत गुहा मंदिरों के स्थान पर इमारती मंदिरों का निर्माण कराया गया। बिल्कुल सही है, गुहा मंदिर नहीं होंगे, अब मंदिर बहुत भव्य होंगे, और भव्य होने के साथ साथ मंदिर कैसे हैं, बहुत इमारतों की तरह हैं। पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। और कह रहा है कांची का कैलाश मंदिर इस शैली का प्रथम उदाहरण है, ये बात गलत है, ये प्रथम उदाहरण नहीं है, इसलिए पूछा हमसे कौन सा सत्य नहीं है, तो दूसरा वाला सत्य नहीं है, आंसर होगा हमारा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए, इस शैली के अंतर्गत गुहा मंदिर के स्थान पर इमारती मंदिर है। शोर मंदिर, क्या बोला गया, कौन सा मंदिर है, शोर मंदिर। शोर मंदिर इस शैली का प्रथम उदाहरण है। कांची का कैलाश मंदिर और बैकुंठ पेरुमल मंदिर इस शैली में बने अन्य मंदिर हैं। ठीक, आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है, पल्लव कालीन सप्त पैगोड़ा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी सप्त पैगोड़ा जो बनाया गया वो कब, पल्लव कालीन में। तो बोले सप्त पैगोड़ा और गोल्डन पैगोड़ा नाम सुने होंगे, ये सभी शिव मंदिर हैं, बिल्कुल सही बात है। इन सभी का आकार वर्गाकार है, डाउटफुल है। सभी के सम्मुख पंचरम मंडप का निर्माण किया गया, और पूछा कौन से सही हैं, तो ध्यान देना जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है कि ये सभी का कैसे वर्गाकार हो जाएगा, सभी का आकार वर्गाकार नहीं है, यानी स्टेटमेंट ये वाला रॉन्ग है। पहला सही है, तीसरा सही, और हमसे पूछा कौन से सही हैं, तो हम डायरेक्ट जाएंगे सी पर कि 1 और 3 सही हैं और बाद की गलत है। देखिए, पल्लव काल के 7 शिवालय जिन्हें महाबलीपुरम के तटीय मंदिर के रूप में भी जाना जाता है, मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित हैं। बिल्कुल जितने भी मंदिर हैं वो सब शिव को समर्पित हैं।
पंचरम मंडप से तात्पर्य उस हॉल या मंडप से है जो आमतौर पर मंदिर के मुख्य गर्भगृह के सामने स्थित होता है। यह वास्तुशिल्प विशेषता पल्लव मंदिरों में आम है। महाबलीपुरम के मंदिर भी शामिल हैं। महाबलीपुरम के मंदिर एक समान वर्गाकार आकार के नहीं हैं। इनमें विभिन्न स्थापत्य शैलियां देखने को मिलती हैं, जिनमें वर्गाकार और आयताकार दोनों प्रकार के मंदिर शामिल है। उसमें क्या बोला कि सभी वर्गाकार हैं, तो वर्गाकार नहीं है। आइए 38 है, पूछ रहा है कि राष्ट्रकूट साम्राज्य के संदर्भ में एक कथन है, वो क्या नहीं है, वो सही नहीं है। किसके संदर्भ में बोला है? बोला राष्ट्रकूटों पर विचार कीजिए, राष्ट्रकूट साम्राज्य है। और एक स्टेटमेंट इसमें जो है वो कैसा नहीं है, दक्कन के पठार पर नियंत्रण से ने उन्हें उत्तरी और दक्षिणी व्यापार दोनों से मध्यस्थता करने एवं लाभ उठाने में सक्षम बना दिया। यानी कि जो दक्कन का पठार है, आधुनिक महाराष्ट्र का दक्षिणी और कर्नाटका का उत्तरी जो भाग है उसे दक्कन ट्रैप कहते हैं। बोले कि उस पर जब उन्होंने अधिकार कर लिया तो उत्तरी और दक्षिणी दोनों ही व्यापारिक मार्गों पर उन्हें क्या मिल गया, सक्षम बना दिया। राष्ट्रकूटों का भारतीय मंदिर वास्तुकला पर कोई उल्लेख प्रभाव नहीं है। मतलब राष्ट्रकूटों ने मंदिर तो बनाए हैं जी, बिल्कुल बनाए हैं, और मंदिर वास्तुकला पर कोई प्रभाव नहीं। अरे ऐसी बात नहीं हो सकती, क्वेश्चन गलत हो जाता है स्टेटमेंट। इन्होंने जैन धर्म को प्रोत्साहित किया और कुछ प्राचीनतम शिलाकृति जैन मंदिरों का निर्माण कराया। सही है। राष्ट्रकूटों का धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पालन करते थे। देखिए, राष्ट्रकूट धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पालन करते थे, इसीलिए उन्होंने जैन धर्म को क्या किया, प्रोत्साहित किया। तो हमारा आंसर होगा कौन सा, बी। ठीक है, आंसर बी है इसमें कि राष्ट्रकूट शैली का मंदिरों पर, राष्ट्रकूट का भारतीय मंदिर वास्तुकला पर महत्वपूर्ण प्रभाव था। उनका उल्लेखनीय योगदान है। एलोरा में कैलाश मंदिर है जो शिलाकृत वास्तुकला का एक अनुकरणीय नमूना है, जिसे भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी वास्तुशिल्पी उपलब्धियों में से एक माना जाता है। और स्टेटमेंट में क्या लिखा था, भारतीय मंदिर कला पर जो राष्ट्रकूट शैली है उसका कोई प्रभाव नहीं, ये तो सबसे अद्वितीय नमूना है। ठीक, आए क्वेश्चन नंबर 39 है, किस राजवंश ने जैन धर्म को कभी संरक्षण नहीं दिया? कौन सा राजवंश है किसने कभी संरक्षण नहीं दिया? तो ध्यान देना, चोल जो है ना, चोलों ने कभी भी जैन धर्म को संरक्षण नहीं दिया। क्यों? क्योंकि अधिकतर चोल जो है वो क्या थे, शैव अनुयायी, इसलिए उन्होंने कभी भी जैन धर्म को संरक्षण नहीं दिया। क्वेश्चन नंबर 40 है, कथन कारण है, राष्ट्रकूटों ने एक विकेंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था अपनाई जिसमें स्थानीय सरदारों को उच्च स्तर की स्वायत्तता प्रदान की गई। क्योंकि राष्ट्रकूट शासक सीधे नियंत्रित क्षेत्रों के प्रशासन से अधिक सैन्य विस्तार पर केंद्रित थे, जिससे स्थानीय सरदारों को शासन के लिए सशक्त बनाया गया। बिल्कुल सही बात है, ए आर दोनों सही हैं, और ए जो है, आर जो है वो ए की सही व्याख्या भी करता, तो ऑप्शन हमारा ए होगा। देखिए, राष्ट्रकूटों ने विकेंद्रीकृत प्रशासन की संरचना अपनाई। इस संरचना ने राष्ट्रकूट शासकों को अपने सैन्य अभियानों के लिए संसाधनों और जनशक्ति को अधिक कुशलता से जुटाने की अनुमति दी। स्थानीय सरदारों को सशक्त बनाने के लिए राजनीतिक शासकों के बीच वफादारी और समर्थन को बढ़ावा मिलता है, जो विशाल और विविध क्षेत्रों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण था। राष्ट्रकूटों का सैन्य फोकस महत्वपूर्ण सैन्य उपलब्धियों के लिए जाने जाते थे, जिन्होंने उत्तर के प्रतिहारों और दक्षिण में पल्लवों के खिलाफ लड़ाई शामिल थी। पुष्यभूति वंश, वही जिसकी राजधानी हिमाचल प्रदेश के निकट थानेश्वर थी, हर्षवर्धन वाला, उसमें पूछ रहा है राज्यवर्धन नर्सवर्धन वर्धन वंश है। पुष्यभूति के बारे में बात करें तो पूछ रहा है कि इनका जो है क्रोनोलॉजी, जो सीक्वेंस है वो कैसे होगा। तो देखिए, नरवर्धन सबसे पहले आएंगे, उनके बाद राज्यवर्धन है, राज्यवर्धन के बाद में प्रभाकर वर्धन है, उसके बाद में आदित्य वर्धन है। यानी कि इनके सीक्वेंस देखेंगे तो ए में ही पूरा का पूरा दिया हुआ है। ठीक है, पुष्यवंश के नरेशों का सही कालक्रम यही है, नरवर्धन, राज्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन, आदित्य वर्धन। गुज्जर प्रतिहारों के बारे में कहा है, ग्वालियर अभिलेख में गुज्जर प्रतिहारों को सौमित्र का वंशज बताया गया है। किसका? सौमित्र। सौमित्र नाम किसका है? लक्ष्मण जी का नाम है। किसमें? ग्वालियर अभिलेख में। हेनसांग ने गुज्जर प्रतिहार राज्य को अलजुज्र कहा है। बस ये स्टेटमेंट कैसा है, पूछ रहा था हमसे, क्या पूछा गया हमसे, कथन कौन सा चुनना है, असत्य किसके बारे में? गुज्जर प्रतिहारों के बारे में। तो आप देखेंगे हेनसांग ने गुर्जर प्रतिहार राज्य को क्या कहा है? अलजुर्ज। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। चीनी लेखक है तो उसी प्रकार के शब्दों का प्रयोग करेगा, चाइनीज लेखक चाइनीज भाषा के। तो ये तो जो है अलजुज्र आप देख रहे हैं, तो अलजुज्र जो है कहीं ना कहीं अरबी भाषा की ओर हमें संकेत कर रहा है। तो अगर आप कॉमन सेंस यूज करेंगे तब भी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, आइए
स्टेटमेंट दूसरा वाला जो है गलत है। देखिए, ग्वालियर अभिलेख में गुज्जर प्रतिहारों को सौमित्र यानी लक्ष्मण का वंशज बताया है। हेनसांग ने गुज्जर राज्य को, देख लीजिए क्या बोला है, कुलचे ना कूचे लो, क्या बोला है, गुज्जर प्रतिहार के राज्यों को क्या बोला, कूचे लो। और भीनमाल को, इनकी जो राजधानी थी उसको इसने क्या कहा, पिलोमोलो, पिलोमोलो और कूचेलो, कैसे वर्ड यूज ने किए, तो कूचेलो। जैसे चाइनीज जो ग्रंथ हैं उनमें अगर आप देखोगे तो भारत का नाम भी कहीं अलग ही अलग मिलता, कहीं शीयू की जो एक पुस्तक है जो लिखी गई उसमें अलग नाम है। प्रतिहार राज्य की जीव की आकृति बताया है किसने, सुलेमान ने। और डाकुओं से पूर्णता सुरक्षित है, जीव की आकृति का समझ रहे हो, डाकुओं से पूर्णता सुरक्षित है, किसने कहा, सुलेमान ने। अल मसूदी ने क्या बोला है राज्य को, अल जुर्ज, जो अरब यात्री है इसने अल जुर्ज बोला है। आगे आए, महेंद्र वर्मन द्वारा रचित मत विलास प्रहसन का उल्लेख करता है, यानी कि महेंद्र वर्मन ने क्या किया है, एक पुस्तक लिखी, उसका नाम क्या है, मत विलास प्रहसन, और बोला है उसमें उल्लेख किसका है, तो ध्यान देना ब्राह्मणों और कपालिकों, इन दो का इसमें क्या मिलता है, हमें उल्लेख मिलता है, जो महेंद्र वर्मन द्वारा रचित है, मत विलास प्रहसन। ठीक, आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 43 है, इसकी देखें, इसमें देखिए, पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम ने मत विलास प्रहसन नामक ग्रंथ की रचना की। इसमें बौद्धों एवं कपालिकों का उपहास उड़ाने के साथ ही महेंद्र वर्मन ने पुलिस एवं न्याय विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचारों और संकेत किया है। इसमें एक कपालिक एवं उसकी पत्नी बौद्ध भिक्षुणु तथा एक पशुपत संप्रदाय के अनुयायी के माध्यम से तत्कालीन बौद्ध एवं शैव धर्मों में प्रविष्ट तंत्रवाद पंचमकार के दोषों का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है। महेंद्र वर्मन की एक अन्य पुस्तक भी है, उसका नाम क्या है, भगवत रज्जुक। तो ध्यान देना किसका था उसमें, बौद्धों का एवं कपालिकों का। गंगा अवतरण का दृश्य कहां पर चित्रित है, तो ध्यान देना तमिलनाडु में जाएंगे आप तो वहां पर बहुत प्रसिद्ध मंदिर मिलते हैं, कौन से, मामल्लपुरम। तो मामल्लपुरम में गंगा अवतरण के साथ साथ अन्य चित्रण भी दर्शाए हैं, इनको आप ध्यान रखना, काफी चीजें हैं। मामल्ल शैली का विकास नरसिंह वर्मन प्रथम महामल्ल के समय हुआ। महाबलीपुरम मामल्लपुरम, इस शैली का समस्त स्मारकों का निर्माण हुआ। महाबलीपुरम में कथात्मक शैली मूर्तियां बनी, जिसमें गंगा अवतरण, अर्जुन की तपस्या, गोवर्धनधारी कृष्ण, गोवर्धन पर्वत उठा लिया तब वो, महिषासुर का वध करती हुई दुर्गा देवी और भागीरथ की तपस्या आदि हैं। गंगा अवतरण का चित्र राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित एलिफेंटा गुफा में भी हुआ है। तो इन स्टेटमेंट्स को याद रखना है, चाहो तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हो, आगे आने वाले क्वेश्चंस के लिए आपको बहुत हेल्प करेंगे ये। क्वेश्चन नंबर 45 है, फिर वही है, कैलाश मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, लक्ष्मण मंदिर और मार्तंड मंदिर, तो किसने कौन सा मंदिर बनाया। अब देखिए, अगर हिंदी का आपको ज्ञान होगा तो थोड़ा सा देखें, मार्तंड जो है वो किसका पर्यायवाची है, सूर्य का, और आदित्य किसका पर्यायवाची है, सूर्य का। तो ध्यान देना, मार्तंड मंदिर बनवाया किसने, ललितादित्य, ललित धन आदित्य, ललितादित्य ने बनाया। तो डी का 3 हो जाता है, और डी का 3 हमें एक में ही देखने को मिलता है इस वाले विकल्प में। ए का 2 है, क्योंकि कैलाश मंदिर किसने बनवाया, कृष्ण प्रथम ने। बृहदेश्वर मंदिर देखें, और बृहदेश्वर मंदिर देखते हैं तो बृहदेश्वर मंदिर कौन बनवाते हैं, जो आपके राजराज प्रथम, और लक्ष्मण मंदिर बनवाते हैं, सॉरी बृहदेश्वर मंदिर कौन बनवाएगा बृहदेश्वर मंदिर यानी कि बी का हमारा कौन सा है, 1, राजराज प्रथम हो जाते हैं, और लक्ष्मण मंदिर यशोवर्मन। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये सीक्वेंस रहा, आप इसे देख सकते हैं। आगे आइए, देखिए लिखा हुआ है, कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम, यानी कि कैलाश कृष्ण, कैलाश कृष्ण, कैलाश कृष्ण समर्पित किसे है, भगवान शिव को। बृहदेश्वर मंदिर राजराज प्रथम, लक्ष्मण मंदिर यशोवर्मन, और मार्तंड मंदिर ललितादित्य। क्वेश्चन नंबर 46, ऐहोल अभिलेख के बारे में एक कथन है जो सही नहीं है। ऐहोल अभिलेख, असत्य कथन का चयन करना है, किसमें, ऐहोल अभिलेख। बोले पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख कर्नाटक के कोरापुट, भैया क्या कह रहे हो, कोरापुट तो उड़ीसा में है, कर्नाटक में कहाँ है, ठीक, से स्थित है। ऐहोल अभिलेख की रचना रवि कीर्ति ने की है, और संस्कृत भाषा में, बिल्कुल सही है, क्योंकि पुलकेशिन द्वितीय का जो राज दरबारी कवि था वो कौन था, रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि था, और उसी भाषा जो है थी वो संस्कृत थी। तो ऐहोल अभिलेख की भाषा संस्कृत, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन कोरापुट उड़ीसा में है, ना कि कर्नाटक में। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, पूछा असत्य कौन सा है, तो असत्य जो है वो केवल एक है।
आगे आए, देखिए पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख कर्नाटक के बीजापुर में स्थित है। रवि कीर्ति ने संस्कृत भाषा में है। ऐहोल अभिलेख से ज्ञात होता है कि हर्ष अपनी गज सेना के साथ पुलकेशिन द्वितीय से हारा था। हर्ष के गज का नाम दर्पसात था। ऐहोल अभिलेख में महाभारत के युद्ध से काल की गणना की गई है। लेख के अंत में 37वें पद में रवि कीर्ति ने अपनी तुलना कालिदास और भरावी से की है। यानी कि ध्यान देना, ऐहोल अभिलेख में रवि कीर्ति ने खुद की तुलना भरावी एवं कालिदास से भी कर दी और गज का नाम दिया है हर्ष के। 47 चालुक्य वंश की महिलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक, तो इसमें देखें, चालुक्य शासकों की महिलाएं स्कंधवार में नहीं जाती थीं। चालुक्य शासन में अनेक स्त्रियां गवर्नर एवं पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। ठीक है, और पूछ रहा है कि सत्य कथन का चयन करें। तो सत्य कथन की जब बात आएगी तो ये दोनों ही स्टेटमेंट कैसे हैं, करेक्ट हैं। ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट कैसे हैं, करेक्ट है, यानी कि ये सही है और ये भी सही है। ठीक है, अब देखिए आगे आते हैं तो आंसर क्या होगा हमारा, डी होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हमसे पूछा क्या है, सत्य, और सत्य इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, आगे आते हैं, देखते हैं विश्लेषण की ओर। तो व्याख्या में देखते हैं, चालुक्य शासकों की महिलाएं स्कंदरों में जाती थी, यानी कि वो कह रहे हैं नहीं जाती थी, ये महिलाएं जाती थी। शासन में महिलाओं का पर्याप्त भागीदारी थी। इसी परिवार की विजय भट्टारिका ने बंबई से और मैला देवी ने बनवासी से शासन किया था। चालुक्य शासन में अनेक स्त्री गवर्नर एवं पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। चालुक्य राजा जयसिंह द्वितीय की भगिनी अक्का देवी एक प्रांत की राज्यपाल थी तथा युद्ध में भी भाग लिया था। यानी कि अगर हम देखते हैं इस पे दोबारा, तो बोला कौन सा सत्य है, तो आप देखते हैं चालुक्य शासकों की महिलाएं स्कंदवर में नहीं जाती थी, जाती थी। ठीक, यानी कि कौन सा सही है, केवल दूसरा सही है, यानी आंसर क्या होगा इसका, बी होगा। आंसर इसका बी होगा। सत्य की बात पूछी तो सत्य 2 है, क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, थोड़ा सा मिसमैच हुआ। आइए, तंजौर के चोल राजवंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य का चयन करें। इस वंश का संगम काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक विजयालय था। पल्लवों के सामंत के रूप में चोलों का उत्कर्ष कार्यकाल के नेतृत्व में 9वीं शताब्दी में हुआ। और पूछा कौन सा है सत्य, तो केवल दूसरा सही है, पहला वाला गलत है, डी, यानी कि आंसर होगा हमारा क्या, डी। इनमें से कोई भी सत्य नहीं है, क्योंकि दोनों उल्टे हैं। आइए, संगमकालीन इतिहास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले चोलों का इतिहास 3री शताब्दी के पश्चात अंधकारमय हो गया। 9वीं शताब्दी के मध्य से चोलों का पुनः उत्कर्ष आरंभ हुआ। इस उत्कर्ष का सीढ़ी गणेश किसने किया था, विजयालय ने या विजयादित्य। इस वंश का संगम काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक करिकल था। इसके बाद चोलों का ह्रास हो गया और वे कई शताब्दियों तक अंधकार के गर्त में पड़े रहे। ठीक, चोल शासक परांतक प्रथम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य का चयन करें। पांड्यों की राजधानी मदुरै विजय के उपलक्ष्य में मदुरै कौंड की उपाधि धारण की थी। तक्कोलम के युद्ध में परांतक प्रथम को कृष्ण तृतीय ने पराजित किया था। दोनों में से कौन से स्टेटमेंट कैसा है, असत्य का चयन करना है कि कौन सा सत्य नहीं है। आइए आते हैं, यानी कि असत्य की बात करें तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट कैसे हैं, करेक्ट हैं। आंसर आपका डी होगा। देखिए, परांतक प्रथम ने पांड्यों की राजधानी मदुरा विजय के उपलक्ष्य में मदुरै कौंड की उपाधि धारण की। पांड्य शासक भागकर श्रीलंका चला गया, परंतु परांतक प्रथम को उत्तर से राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय के आक्रमण का सामना करना पड़ा। तक्कोलम के युद्ध कब हुआ, तक्कोलम का युद्ध 949 में हुआ। परांतक प्रथम को कृष्ण तृतीय ने पराजित किया और परांतक प्रथम का राजकुमार राजादित्य मारा गया इस युद्ध में। कृष्ण तृतीय को पश्चिमी गंगे के सहयोग से किया था। इस विजय के उपलक्ष्य में कृष्ण तृतीय ने तंजई कौंड की उपाधि धारण की। देखिए, गंगई कौंड, तंजई कौंड, ठीक है, और काफ़ी उपाधियां हैं। आज का भी क्वेश्चन हमारा लास्ट है, 15th क्वेश्चन है, और 50वां क्वेश्चन भी कथन और कारक पर ही आधारित है। कुलोत्तुंग प्रथम को व्याघ्र समुद्र की उपाधि प्राप्त थी, क्योंकि कुलोत्तुंग प्रथम ने प्रजा को अपने अनेक कष्टदायी करों से मुक्ति दी थी। बिल्कुल, देखिए अब दोनों पर विचार करेंगे तो स्टेटमेंट ए जो है वो असत्य है, किंतु आर सत्य हो जाता है। व्याख्या की तो बात छोड़ो, क्योंकि इसमें जो व्याघ्र समुद्र की उपाधि है ये कुलोत्तुंग नहीं धारण करता है, स्टेटमेंट ये वाला गलत है। आइए व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। ठीक, प्रजा को अनेक कष्टकारी
करों से मुक्ति दिलाने के कारण उसे सुंगन नदीवर्त करों को हटाने वाला कहा गया। कुलोत्तुंग ने श्रीरंगम की समाधि का पुनर्निर्माण करवाया। उसने स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन कराकर उसके ऊपर कटे कोउ लोचन तथा मलेडू कोउ लोचन के चित्र अंकित करवाए। 1120 ईस्वी के लगभग इसकी मृत्यु हो गई और इसका पुत्र विक्रम चोल शासक बना। विक्रम चोल ने व्याघ्र समुद्र की उपाधि धारण की थी। इसके बाद कुलोत्तुंग द्वितीय शासक बनता है। ये क्रोनोलॉजी थी। तो आज हमारा प्राचीन भारत का अंतिम जो है अध्याय था, अंतिम टेस्ट था, ये हमने संपन्न किया। अब यहाँ से हम मध्यकालीन भारत की ओर प्रस्थान करेंगे और जिसमें आज आपको पहला टेस्ट मिलने वाला है। ठीक है, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।